बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नहायत इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम्स में अपेयर होने जा रहे हैं। ये हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, चाहे वो पीपीएससी के एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो गैट एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो जीआर एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हों। तो इसमें मैंने बहुत एमसीक्यूज़ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर शेयर किए हैं, जिसमें ग्रीन्स थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, डेल ऑपरेटर है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेल ऑपरेटर है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड वेक्टर्स ऑल्सो। उसके बाद स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इन तमाम मैंने टॉपिक्स को इन एमसीक्यूज़ में कवर किया है और ये आपका हाफ सिलेबस है जो कि मैंने मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स में कवर किया है। तो ये एमसीक्यूज़ आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह ये आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 1 है आपके पास, अ पोलर वेक्टर इज वन विच। अब इन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने के लिए और इनका आंसर देने के लिए आपको पहले थ्योरी की समझ आनी चाहिए। थ्योरी कौन सी? ये पोर्शन में है सारे एमसीक्यूज़, मतलब काफ़ी इसमें मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं, जिसमें वेक्टर्स हैं आपके पास, ग्रीन्स थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, उसके बाद कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेल ऑपरेटर है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सारे आपको इनकी थ्योरेटिकल फिनोमेनाज और इनका जो है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स, फार्मूलाज आपको आने चाहिए। तो पोलर वेक्टर उन स्टूडेंट्स को पता होगा जिन्होंने लेक्चर पहले जो है एमएमपी के मेरे तमाम लेक्चर स्टडी किए हुए हैं, जो जानते हैं कि वेक्टर्स कौन से होते हैं, वेक्टर्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो हम जानते हैं देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर, एक्सियल वेक्टर एंड रियल वेक्टर्स। तो जो आपके पास एक थर्ड फॉर्म है वो पोलर वेक्टर भी कहलाते हैं, ऐसे वेक्टर जो पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए बिहेव करते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। गिव्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन, रिप्रेजेंट्स रोटेशनल इफेक्ट। जो रोटेशनल इफेक्ट है वो आपके पास आ जाते हैं कर्ल में। जो ऑप्शन बी है टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन, ये आ जाता है ग्रेडियंट में। और जो ऑप्शन ए है गिव्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नहीं, पोजीशन बी आपके पास जो है वो पोलर वेक्टर्स में नहीं आता। पोलर में आपके पास आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये इसका आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन में भी मैंने राइट किया है, द वेक्टर विच हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड अ पोलर वेक्टर। वेलोसिटी में भी रिगार्डेड एज अ पोलर वेक्टर, वेलोसिटी को हम एज अ पोलर वेक्टर ले सकते हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 0 मैग्नीट्यूड। किस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 0 होती है? ए जो है फिक्स्ड वेक्टर, बी 0 वेक्टर, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो हम जानते हैं जो 0 वेक्टर्स होते हैं हमारे पास उनकी मैग्नीट्यूड 0 होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद थर्ड है, आपको एग्जाम्पल गिवन किया गया है, फ्लाइंग अ बर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर कोई बर्ड, कोई परिंदा उड़ रहा है तो ये किसकी एग्जाम्पल होगी? कोलिनियर वेक्टर्स की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। तो आपने देखा होगा जब कोई परिंदा बर्ड फ्लाई कर रहा होता है, उड़ रहा होता है, तो उसके विंग्स जो है वो इस तरह से डायरेक्शन में होते हैं कि उनके ऊपर एयर फोर्स लग रही होती है। तो फिर न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग हम कहते हैं इसके ऊपर इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जो कि थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, और जिसकी वजह से आपके पास जो उसका विंग होते हैं वो इस तरह से बिहेव करते हैं कि वो कंपोजिशन ऑफ वेक्टर की फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यू, वॉकिंग ऑफ अ मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब कोई आदमी चल रहा होता है तो ये किस एग्जाम्पल में आएगा? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, एडिशन ऑफ फोर्स वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब एडिशन का हमें पता है, हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन का मतलब पता है उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का मतलब पता है हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन वॉकिंग ऑफ अ मैन, तो जहाँ पे आपके पास अगेन फोर्सेस इन्वॉल्व है, एक्शन और रिएक्शन की फोर्स, इसके अलावा उसमें फिर जब एक्शन और रिएक्शन फोर्स इन्वॉल्व होता है तो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं फर्दर
जो मैन की वॉकिंग है वो, उसमें जिसमें वर्टिकल कंपोनेंट आ जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाता है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्रिएट करता है कि मैन जो है वो पर्सन जो है वो मूव करता रहे आगे की तरफ, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो उसके वेट को बैलेंस कर रहा होता है। तो इसलिए इसका आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर ए। MCQ नंबर 4 का आपके पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट MCQ नंबर 5 की जब हम बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज। अब एंगुलर मोमेंटम किस टाइप ऑफ वेक्टर में आता है? स्केलर वेक्टर, एन एक्चुअल वेक्टर, पोलर वेक्टर और अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जब मैंने एक्चुअल वेक्टर और रियल वेक्टर करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास एंगुलर जो क्वांटिटीज़ होती हैं लाइक एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सियल वेक्टर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ MCQ नंबर 5। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, 4 क्वांटिटीज गिवन है, जिसमें सरफेस टेंशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्रेशर है। इनमें से कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो कि वेक्टर है? तो आप जानते हैं बाय फिजिक्स कि इनमें से कोई भी क्वांटिटी जो ना कि इनर्शिया या प्रेशर या सरफेस टेंशन, इनमें से कोई भी वेक्टर नहीं है, तमाम स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। और ये भी आप जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होते हैं, जबकि स्केलर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर विच इज वर्क। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। हम जानते हैं वर्क का जो हमारे पास नोटेशन होता है W इज इक्वल टू F.D होता है। मैं यहाँ पे अगर इसको राइट करूँ, W इज इक्वल टू F.D। अब हम जानते हैं जो F है वो हमारे पास फोर्स है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली जो D है हमारे पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो क्या हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन एज अ रिजल्ट जब हम दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई डॉट आई वाले कंपोनेंट्स या जे डॉट जे या के डॉट के इक्वल टू 1 हो जाते हैं और बाकी सारे इक्वल टू 0 हो जाते हैं। तो उनके 1 होने की सिचुएशन में आई जे के कंपोनेंट्स बिल्कुल डिसअपेयर हो जाते हैं रिजल्ट में। तो जो आपके पास रिजल्ट आता है वो स्केलर फॉर्म में होता है। तो इसलिए आपके पास जो वर्क है वो एज अ स्केलर क्वांटिटी बिहेव करता है या कहलाता है। नेक्स्ट है आपके पास डेल ऑपरेटर इज ऑल्सो नाउन एज। डेल ऑपरेटर को हम और क्या कह सकते हैं? डाइवर्जेंस ऑपरेटर, कर्ल ऑपरेटर, लैप्लासियन ऑपरेटर, ग्रेडियंट ऑपरेटर। अब हम ये तो जानते हैं कि जो डेल ऑपरेटर है इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस इन तमाम में इन्वॉल्व है। अगर हम डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो हम डेल ऑपरेटर की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ। अगर हम ग्रेडियंट की बात करते हैं तो हम डेल ऑपरेटर को डायरेक्ट अप्लाई करते हैं किसी स्केलर के ऊपर। अगर हम कर्ल की बात करते हैं तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं डेल ऑपरेटर की, साथ में हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है या वेक्टर फंक्शन होता है। उसके बाद अगर हम लैप्लासियन की बात करते हैं तो डेल स्क्वायर जो होता है आपके पास वो बेसिकली लैप्लासियन ऑपरेटर होता है, यानी डेल को ही हम डेल के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास आ जाता है लैप्लासियन ऑपरेटर। तो अब डेल ऑपरेटर इनमें से कौन सा और जो है उसका नाम सूटेबल है? तो डेल ऑपरेटर इटसेल्फ वेक्टर क्वांटिटी, हम उसको उसके नो डाउट उसके हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं आई जे की। जब हम राइट करते हैं डेल ऑपरेटर को, डेल इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के, बट वो इटसेल्फ वेक्टर नहीं होता, हम उसको ऑपरेट करवाते हैं स्केलर के ऊपर या वेक्टर के ऊपर। तो दोनों सिचुएशन में हम डेल ऑपरेटर को स्केलर पर भी अप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसको स्केलर फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं जो कि आपके पास ग्रेडियंट होता है, डायरेक्ट उसकी एप्लीकेशन होती है स्केलर फंक्शन के ऊपर, तो हमें एज अ रिजल्ट एक वेक्टर मिल जाता है। तो इसलिए इसके लिए जो आंसर होगा वो ग्रेडियंट ऑपरेटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड V is a vector that represents both magnitude and the direction of the maximum space rate of increase of V। ये बेसिकली ग्रेडियंट की डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन की गई है और ये बिल्कुल ट्रू है।
हमने यही बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ग्रेडियंट की डेफिनेशन है, ये बिल्कुल ट्रू है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Vector operator that produces a scalar field giving the quantity of a vector field source at each point is called। तो अब यहाँ पे देखें सोर्स का बात हो रही है, स्केलर फील्ड के ऊपर हम वेक्टर ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं। वेक्टर ऑपरेटर यहाँ पर डेल ऑपरेटर की बात हो रही है, उसके बाद स्केलर फील्ड की बात हो रही है। स्केलर फील्ड को जब हम वेक्टर ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसने कहा एज अ रिजल्ट हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो वेक्टर फील्ड होगी। और सोर्स एट ईच पॉइंट, तो सोर्स का मतलब आपको पता ही है कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस या नेगेटिव डाइवर्जेंस। जब पॉइंट की तरफ लाइंस मूव कर रही होती हैं तो वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस की फॉर्म में होती हैं। जब पॉइंट से अवे मूव कर रही होती हैं लाइंस सोर्स से, तो वो आपके पास नेगेटिव डाइवर्जेंस होती है। तो इसलिए हम इसके लिए जो राइट आंसर है वो हमारे पास आएगा सी आंसर, विच इज़ डाइवर्जेंस ऑपरेटर। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई कैन बी रिटन एज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होती है हम उसको किस तरह से राइट कर सकते हैं, ये आप जानते हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम इसको राइट करते हैं इक्वल टू, जो आपको ऑप्शंस गिवन है उनमें है माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, माइनस लप्लासियन ऑफ वी, ग्रेडियंट ऑफ वी या लप्लासियन ऑफ वी। तो लप्लासियन का आपको पता ही है, लप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर की फॉर्म में होता है। जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी होता है, यानी कि यहाँ पे डेल ऑपरेटर और साथ में वी, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल। वी रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल एंड डेल इज एन ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर। और जो आपके पास ये नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो नेगेटिव ऑफ डेल ऑपरेटर होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर होगा इस तरह से। उसके बाद जब हम बात करते हैं अगले एमसीक्यू की, वेयर डेल डॉट इज टर्म्ड एज। तो डेल डॉट यानी डेल ऑपरेटर, और आपके पास जो डेल ऑपरेटर है वो डॉट प्रोडक्ट ले रहा है, डॉट प्रोडक्ट। और ये नहीं साथ में बताया गया कि ये किसी स्केलर की है या वेक्टर की है। तो डेल डॉट जब हम बात करते हैं सिर्फ डेल और डॉट की, तो ये रिप्रेजेंट करता है जब भी हम डेल ऑपरेटर की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी फंक्शन के साथ तो वो आपके पास बेसिकली होता है डाइवर्जेंस। डॉट प्रोडक्ट, जब भी डेल ऑपरेटर को हम डॉट प्रोडक्ट के साथ लिखेंगे तो वो एज अ डाइवर्जेंस ऑपरेटर बिहेव करेगा। इसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर जो एक इक्वेशन है डेल डॉट डी, वेयर डी इज द डेंसिटी वेक्टर एंड डेल इज द डेल ऑपरेटर विच इज इक्वल टू रो ई वी। ये अगेन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, वॉल्यूम डेंसिटी को। तो यहाँ पे जो डेल डॉट है वो क्या है, तो डेल डॉट अगेन जैसे हमने डिस्कस किया कि ये जब भी हम डेल की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी भी फंक्शन के साथ तो वो आपके पास हो जाता है डाइवर्जेंस ऑपरेटर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट द ग्रेडियंट इज टेकन ऑन आ। जो ग्रेडियंट है वो हम किस पे लेते हैं, स्केलर पे लेते हैं या वेक्टर पे लेते हैं। तो अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि जो आपके पास ग्रेडियंट होता है उसको हम राइट करते हैं डेल ऑपरेटर के साथ। आपके पास डेल ऑपरेटर आ जाता है और साथ में फंक्शन होता है जो हमेशा एक स्केलर फंक्शन होता है। आप इसको साई से रिप्रेजेंट कर लें, आप इसको फाई से रिप्रेजेंट कर लें। तो इस तरह से ये आपके पास हमेशा आप स्केलर फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं जब डेल ऑपरेटर को, तो वो एज अ ग्रेडियंट कहलाता है आपके पास। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, द ग्रेडियंट इज टेकन ऑन अ स्केलर। स्केलर के ऊपर लेते हैं और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है वेक्टर में। उसके बाद डाइवर्जेंस ऑपरेशन रिजल्ट विल ऑलवेज बी। डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर की लेते हैं और जो रिजल्ट है वो हमारे पास स्केलर आता है। डॉट प्रोडक्ट होती है चूंकि हमारे पास जो डेल ऑपरेटर है वो भी आई जे के कंपोनेंट होल्ड करता है। जब हम इसको वेक्टर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसके भी आई जे कंपोनेंट होते हैं। तो वो आई जे कंपोनेंट आपस में डॉट प्रोडक्ट होने के बाद जो रिजल्ट हो जाता है वो स्केलर रह जाता है इस तरह से। तो इसका आंसर आ जाएगा स्केलर। उसके बाद 16 स्मॉल वेक्टर विच डायरेक्शन डिफाइंस फील्ड वेक्टर इज। एक छोटा वेक्टर स्मॉल विच डायरेक्शन डिफाइंस फील्ड वेक्टर इज। तो वो ऑब्वियसली हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है जो कि डिफाइन करता है फील्ड वेक्टर को, और वो स्मॉलेस्ट वेक्टर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है डेल क्रॉस इज कॉल्ड। तो जब भी डेल ऑपरेटर की हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, अगेन क्रॉस प्रोडक्ट जब भी लेंगे वो हम वेक्टर की लेंगे, स्केलर की क्रॉस प्रोडक्ट होल्ड नहीं करती। तो डेल की जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर की लेंगे और
डेल भी वेक्टर है आपके पास, क्रॉस के बाद जो दूसरा क्वांटिटी है वो भी वेक्टर है और रिजल्ट भी आपके पास एक वेक्टर ही आएगा। तो लेकिन यहाँ पे जो डेल क्रॉस का पूछा हुआ है कि ये एज आ विच वेक्टर बिहेव करेगा, तो ये आपके पास आएगा कर्ल ऑपरेटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। MCQ नंबर 18, कर्ल ऑपरेशन रिजल्ट विल ऑलवेज बी। ऑब्वियसली अभी मैंने डिस्कस किया, इज अ वेक्टर। वेक्टर की ही हम कर्ल लेते हैं और रिजल्ट भी हमें वेक्टर ही मिलेगा। Vector operator that describes the infinitesimal rotation of a vector field in three-dimensional Euclidean space is known as। Euclidean space आपने relativity and cosmology में पढ़ा होगा, और जब भी हम थ्री डिमेंशनल किसी भी स्पेस की बात करते हैं, चाहे वो जनरल स्पेस हो या यूक्लिडियन स्पेस हो, थ्री डिमेंशन भी हो और उसमें इन्वॉल्व हो इन्फिनिटेसिमली आपके पास रोटेशन, जब भी रोटेशन का वर्ड आ जाता है वेक्टर फील्ड को मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए, तो वो हमेशा आपके पास कर्ल ऑपरेटर की बात हो रही होती है। रोटेशन हमेशा कर्ल ऑपरेटर के लिए होल्ड करती है। नेक्स्ट है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन v इफ v इज इक्वल टू एक्स वाई जी। आपको एक फंक्शन गिवन है v और उसकी वैल्यू भी गिवन है एक्स वाई जी। आपने इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। किस तरह से करेंगे? आप डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करवाएंगे फंक्शन के ऊपर, फंक्शन इज अ v, और इसके बाद आप वैल्यूज पुट करेंगे जो आप जानते हैं डेल ऑपरेटर की वैल्यू इक्वल टू होती है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के, और v की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है एक्स वाई जी। जब इसके ऊपर आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे डेल ऑपरेटर को, देयर इज नो डॉट प्रोडक्ट, देयर इज नो क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्ट एप्लीकेशन है, तो जो आपके पास आंसर्स आएंगे और स्टेप्स हैं, इधर मैंने एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा गिवन किया है, तो ये मेरा जो आंसर है ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो आपके पास आप कह सकते हैं आपके पास जो 20 MCQ है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है द स्टोक्स थ्योरम यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। स्टोक्स थ्योरम के अंदर कौन सा ऑपरेशन इन्वॉल्व होता है? तो अगर आपने स्टोक्स थ्योरम पढ़ा हुआ है, आपने उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखा होगा, तो उसमें कर्ल इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में भी थोड़ा सा राइट कर दिया है कि आपके पास फंक्शन होता है a डॉट डी जिसका लाइन इंटीग्रल कन्वर्ट होता है देन कर्ल ऑफ a डॉट डी एस, यानी कि वो लाइन इंटीग्रल को हम कन्वर्ट कर देते हैं कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, जो a ले लें b ले लें, जो भी आप वेक्टर फंक्शन आपने लिया होगा उसके कर्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं स्टोक्स थ्योरम के लिए जो यहाँ पे ऑप्शन है वो सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टोक्स थ्योरम फॉर वाई आई प्लस जी जे प्लस एक्स के। आपको वैल्यू गिवन है, आपने इसको पुट करना है स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर। जब आप इसको पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा गिवन किया हुआ है। आपको वैल्यू जो गिवन है इसको जब आप स्टोक्स थ्योरम के अंदर अप्लाई करते हैं, पुट करते हैं, तो जो 4 आंसर्स गिवन है इसमें डी ऑप्शन के साथ ये रिजल्ट मैच कर रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर डी होगा। इसको आप जो है अपने रफ पर ज़रूर करके देखें, इसको प्रैक्टिस करें। उसके बाद MCQ नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम कन्वर्ट लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल। कौन सा थ्योरम ऐसा है जो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है? तो आपने देखा होगा मैंने आपको स्टोक्स थ्योरम भी करवाया, मैंने आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी करवाया हुआ है, मैंने आपको ग्रीन्स थ्योरम भी करवाया हुआ है। तो आपको जो ऑप्शंस गिवन है इनमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं, वो सिर्फ स्टोक्स थ्योरम को ही समझते हैं कि वो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, बट जो ग्रीन्स थ्योरम है वो भी उसका भी यही काम है, वो भी लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। बेशक आप इनकी स्टेटमेंट्स जो मैंने आपको करवाए थे लेक्चर्स उनमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द स्टोक्स वैल्यू ऑफ स्टोक्स थ्योरम फॉर a इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। आपको एक फंक्शन गिवन है, आपने इसको स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर पुट करना है। आप देखेंगे रिजल्ट इक्वल टू 0 आएगा। हिंट में मैंने राइट भी किया हुआ है, हिंट दिया हुआ है। इस हिंट को यूज़ करते हुए जब आप देखेंगे तो रिजल्ट इक्वल टू 0 आएगा, और जब आप किसी ऐसे रीजन के लिए, ऐसे फंक्शन के लिए स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हैं और रिजल्ट इक्वल टू 0 आता है, तो हम उसको कह सकते हैं वो कर्ल फ्री रीजन है या कर्ल फ्री फंक्शन है, क्योंकि स्टोक्स थ्योरम इन्वॉल्व करता है कर्ल फंक्शन को, और जब कर्ल ही इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम उसको कर्ल फ्री रीजन या कर्ल फ्री जोन कह सकते हैं।
नेक्स्ट है द स्टोक्स थ्योरम कैन बी यूज टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टोक्स थ्योरम हमेशा लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, बिकॉज एज वी नो दैट हम 1D से 2D में मूव करते हैं, 2 डिमेंशन में रहते हैं, तो 2 डिमेंशन के लिए स्टोक्स थ्योरम होल्ड करता है, 3 डिमेंशन के लिए होल्ड नहीं करेगा। तो जब भी बात आएगी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के लिए ये होल्ड नहीं करता, बिकॉज वॉल्यूम इज अ 3 डिमेंशनल, डाइवर्जेंस इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। ऑप्शन बी और डी इसका आंसर नहीं हो सकते। जब ऑप्शन सी की बात करते हैं लीनियर डिस्टेंस के लिए भी हम स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई नहीं करते, तो जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर है। एरिया इनक्लोज्ड बाय अ फंक्शन इन गिवन रीजन, किसी भी रीजन के अंदर जो आप एरिया कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई करते हैं वो आपके पास स्टोक्स थ्योरम होगा। नेक्स्ट है द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर 2H एंड करंट 4A इज। आपको एनर्जी जो स्टोर हो रही है इंडक्टर के अंदर, उस आपको नज़र आ रहा है कि उसकी इंडक्टेंस गिवन है 2H, वेयर H रिप्रेजेंट्स द हेनरी यूनिट विच इज़ द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, एंड करंट इज ऑल्सो गिवन विच इज़ 4 एम्पेयर एंड एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ करंट। तो स्टोक्स थ्योरम को यूज़ करते हुए ये फार्मूला एनर्जी के लिए ड्राइव किया गया है। ये मैंने लेक्चर में नहीं करवाया था, आप इसको एज इट इज़ याद कर लेंगे। 0.5 Li मल्टीप्लीकेशन बाय एनर्जी। ई यहाँ पे एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल यहाँ पे इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 2H है, 2 हेनरी है, और आई करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 4A है। आप यहाँ पे इसको एल इस तरह से एल और आई स्क्वायर, कैपिटल आई का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्मॉल आई लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप इसको कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई आप इसको करवाएंगे एनर्जी के साथ, तो जब आप देखेंगे रिजल्ट जो है वो मैच करेगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी के साथ, जो कि आंसर है 16। नेक्स्ट है इफ़ अ फंक्शन इज सेड टू बी हार्मोनिक देन, अगर कोई फंक्शन हार्मोनिक है तो इनमें से कौन सा रिजल्ट जो है वो फुलफिल होगा, वेरीफाई होगा। तो इसमें जो ऑप्शन ए और बी है ये भी होल्ड करते हैं, लेकिन हार्मोनिक फील्ड्स के लिए। जब हम फंक्शन की बात करते हैं जो हार्मोनिक फंक्शन हो, तो उसके लिए जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर है। Divergence of gradient of V is equal to 0. Also we know that Laplacian of electric potential is equal to 0, and those functions are known as harmonic functions or harmonic fields. The Laplacian operator cannot be used in which one of the following? हम लप्लासियन ऑपरेटर को इनमें से किस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो इसका जो आंसर है वो आपके पास मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, क्योंकि जो फर्स्ट 3 आपके पास ऑप्शंस हैं ये तीनों ही एप्लीकेशन है लप्लासियन ऑपरेटर की। लेकिन जब मैक्सवेल इक्वेशन की बात करते हैं, आपने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा जब मैक्सवेल इक्वेशंस को, और आपने देखा होगा मैक्सवेल की कोई भी इक्वेशन ऐसी नहीं है जिसमें डेल स्क्वायर इन्वॉल्व हो। डेल स्क्वायर यहाँ पे लप्लासियन ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी वैल्यू से भी आप फेमिलियर हैं। ये आपके पास होता है पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। अब मैं बाकी राइट नहीं कर रही, वैसे ही मैं बता देती हूँ। पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर के बाद आपके पास आ जाता है प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल जी स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई भी आई जे के यूनिट वेक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते। तो इस तरह से जो है ये आपके पास लप्लासियन ऑपरेटर होता है, और मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं है बिल्कुल भी। डाइवर्जेंस और कर्ल भी इन्वॉल्व होते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस में, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये लप्लासियन ऑपरेटर की एग्जांपल या एप्लीकेशन नहीं है। नेक्स्ट है व्हेन अ पोटेंशियल सेटिस्फाइज लप्लास इक्वेशन देन इट इज सेड टू बी। ये अभी प्रीवियस एमसीक्यूज में हमने डिस्कस कर लिया है कि जब भी पोटेंशियल को लप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करती है तो वो हमारे पास हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मैथमेटिकली द फंक्शंस इन ग्रीन्स थ्योरम विल बी। तो मैंने ग्रीन्स थ्योरम आपको एम और एन की फॉर्म में राइट करवाया था, और मैंने ये भी बताया था डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशंस हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है कि एम और एन की जगह पे अगर कोई और फंक्शन हो जैसे कि एफ और जी, तो आप उस सिचुएशन में किस तरह से ग्रीन्स थ्योरम को राइट कर सकते हैं। आप जस्ट क्या करेंगे, एम और एन की जगह पे रिप्लेस कर देंगे एफ और जी, और एफ और जी की जगह पे रिप्लेस कर देंगे वैल्यू जो आपको गिवन होगी। तो आप जो उसके अंदर फंक्शंस होते हैं जैसे कि एम और एन मैंने स्टडी करवाया था आपको, तो वो आपके पास किस नौयत के होते हैं ग्रीन्स थ्योरम के अंदर। क्या वो कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स वाले होते हैं, डिस्क्रीट डेरिवेटिव्स वाले होते हैं, कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स वाले होते हैं, या डिस्क्रीट पार्शियल डेरिवेटिव्स वाले होते हैं। तो आप इसकी स्टेटमेंट जो है स्टडी कीजिएगा, और मैथमेटिकल
जो इसका फार्मूला था वो स्टडी कीजिएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मैथमेटिकली हम राइट करते हैं ग्रीन्स थ्योरम के अंदर, तो वो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स होल्ड करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रीन्स थ्योरम फॉर f इज इक्वल टू एस स्क्वायर एंड g इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप रिप्लेस करेंगे जो स्टेटमेंट में राइट करवाई थी, m की जगह पे आप पुट कर देंगे यहाँ पे उसी स्टेटमेंट में m इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा f, और n की जगह पे आप पुट कर देंगे g। पुट करने के बाद फिर अगेन आपको f और g की वैल्यूज़ भी गिवन है, जो कि इधर आपको स्टेटमेंट में नज़र आ रहा है। f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एंड g इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है। तो उस f और g को फिर अगेन आप रिप्लेस कर देंगे स्टेटमेंट के अंदर। स्टेटमेंट भी यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है, और आपको भी मैंने राइट करवाया था जब मैंने ग्रीन्स थ्योरम करवाया था। तो उसमें पुट करने के बाद जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, डेरिवेटिव्स लेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपने बताना है क्या वो 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो जो मेरे पास आंसर आता है वो 0 के इक्वल आता है। सो ऑप्शन ए और रिजल्ट इज 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम को हम किस एप्लीकेशन, किस जो टर्म है उसके लिए एज एन एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते। सॉल्विंग टू डायमेंशनल फ्लो इंटीग्रल्स, एरिया सर्विंग, वॉल्यूम ऑफ प्लेन फिगर्स, सेंट्राइड ऑफ प्लेन फिगर्स। अच्छा, हम ये जानते हैं कि ग्रीन्स थ्योरम जो है वो 2 डायमेंशंस में होता है। आप देखें बेशक जो है मैंने आपको करवाया हुआ उसमें 2 इंटीग्रल्स हमने यूज़ किए थे। तो वो 2 इंटीग्रल्स यूज़ करने का मतलब मैंने बताया था, अगर हम वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करते हैं तो 3 इंटीग्रल्स राइट करते हैं, और अगर हम 2 डायमेंशनल एरिया की बात करते हैं तो हम 2 इंटीग्रल्स राइट करते हैं, और अगर हम लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं, सिंगल इंटीग्रल की बात करते हैं, तो उसके लिए हम फिर एक इंटीग्रल राइट करते हैं। तो जो आपके पास वॉल्यूम होता है वो 3 डायमेंशन में होता है, एरिया और आपके पास जो प्लेन्स या 2 डायमेंशनल, आप जो ऑप्शन ए है इसमें 2 डायमेंशन का जिक्र आ गया, तो 2 डायमेंशन भी वही मतलब कि 2 डायमेंशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। उसके बाद ऑप्शन बी, एरिया सर्विंग, एरिया इज अ 2 डायमेंशनल, वो भी फिर ग्रीन्स थ्योरम की एप्लीकेशन। जो ऑप्शन डी है उसमें आपके पास सेंट्रॉयड ऑफ प्लेन फिगर्स, तो प्लेन की बात हो रही है, तो प्लेन इज ऑल्सो अ 2 डायमेंशनल क्वांटिटी। उसके बाद जो आपके पास इसका राइट आंसर होगा वो है वॉल्यूम ऑफ प्लेन फिगर्स, वॉल्यूम की बात हो रही है, तो वॉल्यूम के लिए फिर हम ग्रीन्स थ्योरम को यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद द पाथ ट्रैवर्सल इन कैलकुलेटिंग द ग्रीन्स थ्योरम इज़, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है पाथ जो हम यूज़ करते हैं ग्रीन्स थ्योरम के अंदर, और वो है एंटी क्लॉकवाइज। जो लूप होता है ग्रीन्स थ्योरम का वो हम ट्रैवर्स करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो कन्वर्ट कर देता है लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में। नेक्स्ट है आपके पास, कैलकुलेट द ग्रीन्स वैल्यू फॉर द फंक्शंस f इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड g इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर द रीजन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब कि आपके पास जो वैल्यू होगी स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू वो 0 होगी, और जो आपके पास x और y 2 वैल्यूज़ गिवन है, 2 इंटीग्रल्स होंगे। हम जानते हैं ग्रीन्स थ्योरम में 2 इंटीग्रल्स होते हैं, तो फर्स्ट इंटीग्रल जो x के लिए है उसकी वैल्यू 0 to 1 होगी, और जो सेकंड है वो y के लिए सेकंड इंटीग्रल की वैल्यू 0 to 2 होगी। तो इंटीग्रल्स की वैल्यूज़ गिवन है, फंक्शंस की वैल्यूज़ गिवन है f और g। आपके पास इधर f इक्वल टू वाई स्क्वायर है, g इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। हम इसको क्या करेंगे, सिंपल जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ग्रीन्स थ्योरम का उसके अंदर पुट करेंगे ये वैल्यूज़, उसकी हम लिमिट्स लगाएंगे 0 to 1 और 0 to 2। अप्लाई करने के बाद आप रिजल्ट निकालेंगे कि आपके पास क्या आता है। तो जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो है -2। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ 2 फंक्शंस a एंड b आर डिस्क्रीट, देयर ग्रीन्स वैल्यू फॉर आर रीजन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस a इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट इज इन्फिनिट, माइनस इन्फिनिट, 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट वैल्यू जो है फंक्शंस हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम में डिस्क्रीट होते ही नहीं, हमारे पास फंक्शंस ग्रीन्स थ्योरम में कंटिन्यूस पार्शियल फंक्शंस होते हैं, तो इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट इज द राइट आंसर। एप्लीकेशंस ऑफ ग्रीन्स थ्योरम आर मीन टू बी इन, ग्रीन्स थ्योरम को किन एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल। तो अभी तक हमने इतना डिस्कस कर लिया, आपको आइडिया हो गया होगा ग्रीन्स थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर 2 डायमेंशनल surfaces और 2 डायमेंशनल सिस्टम्स।
द ग्रीन्स थ्योरम कैन बी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स मैथमेटिकली, किस थ्योरम के साथ ग्रीन्स थ्योरम रिलेट करता है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम या लेibniz थ्योरम? तो ये आप जानते हैं मैथमेटिकली, आप बेशक राइट करके देख लें, ये स्टोक्स थ्योरम के साथ रिलेट करता है बिकॉज दीज बोथ थ्योरम्स कन्वर्ट्स लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। उसके बाद गॉस थ्योरम यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस, गॉस थ्योरम में हम कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं? ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, लप्लासियन। तो डाइवर्जेंस इज द राइट आंसर, इसीलिए हम गॉस थ्योरम को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी कहते हैं। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है? ये सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट करता है लाइन इंटीग्रल में, तो इसमें डाइवर्जेंस इन्वॉल्व होती है, इसलिए हम इसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इवेल्युएट द सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करना है आपने। इसमें बेसिकली आप जो थ्योरम अप्लाई करेंगे वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट को यूज करते हुए और वैल्यूज गिवन है, आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन है और ये एक और वैल्यू गिवन है जो आप कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जी निकाल सकते हैं, राइट कर सकते हैं, तो वो इक्वल टू 9 है। जब इसका हिंट भी गिवन किया हुआ है मैंने स्टेटमेंट के साथ, तो आप इसको यूज़ करते हुए जब सॉल्व करेंगे तो जो मेरे पास आंसर आ रहा था वो 180 पाई था, तो आपका भी ये 180 पाई आएगा। तो यहाँ पे ये आंसर जो है बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कन्वर्ट्स। हम जानते हैं बाय डेफिनेशन जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो कन्वर्ट करता है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर। तो इसके लिए फिर जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। द डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर अ सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ अ स्फीयर इज कंप्यूटेड इन विच कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम जो डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हैं वो किस सिस्टम के लिए होल्ड करता है? क्या वो स्फेरिकल के लिए है, सिलेंड्रिकल के लिए, कार्टेशियन के लिए, कर्विलिनियर के लिए? तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, यानी उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि फंक्शन किस नौयत का है। अगर फंक्शन स्फेरिकल होगा, सिलेंड्रिकल होगा, कार्टेशियन होगा, तो हम कह सकते हैं हम डाइवर्जेंस थ्योरम को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर कि फंक्शन किस तरह का है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द गॉस वैल्यू फॉर अ पोजीशन वेक्टर इन कार्टेशियन सिस्टम फ्रॉम द ओरिजिन टू 1 यूनिट इन 3 डायमेंशन। तो इसमें भी आपने जो थ्योरम अप्लाई करना है वो डाइवर्जेंस थ्योरम है, यानी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसके बाद जो एमसीक्यू नंबर 43 है, 42 और 43 दोनों में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे और आपको जो फंक्शन है वो गिवन है और लिमिट्स भी गिवन है। जब भी आपके पास ओरिजिन की बात होगी तो ओरिजिन का मतलब है जो आपके पास इंटीग्रल है। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से इसको राइट करती हूँ, 3 डायमेंशन में है, तो जो इनिशियल कंडीशन होगी यानी इनिशियल इंटरवल होगा वो 0 होगा इन तीनों के लिए। यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ 0। जब भी ओरिजिन की बात होती है तो मतलब ये होता है कि इनिशियल वैल्यू 0, और जब 1 यूनिट का मतलब 3 डायमेंशन में, तो हर एक के लिए 0 to 1, हर एक के लिए 0 to 1, 0 to 1। तो इस तरह से पुट करके आपने देखना है आपका क्या रिजल्ट आएगा। जब आप रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास जो एमसीक्यू नंबर 42 है इसका आंसर बी आता है और एमसीक्यू नंबर 43 का आंसर डी आएगा, यानी दोनों का ही आंसर 3 के इक्वल आता है। या आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट भी आपके पास सिमिलर एक क्वेश्चन है जो कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के ही रेलिवेंट है। आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, आपको वैल्यूज़ गिवन है, फंक्शन गिवन है और वैल्यूज़ भी गिवन है जो कि इंटरवल्स की वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट इंटरवल के लिए 0 to 1 वैल्यू होगी, सेकंड के लिए आप 0 to 3 वैल्यू यूज़ करेंगे और थर्ड के लिए 0 to 2 वैल्यू यूज़ करेंगे इंटरवल्स की या इंटीग्रल्स की। फंक्शन आपको गिवन है एफ की फॉर्म में, इसको यूज़ करेंगे आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर, हिंट भी गिवन है। तो आप देखेंगे जो रिजल्ट मैच करेगा वो ऑप्शन सी के साथ मैच करेगा 39। सिमिलरली नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं जब 45, तो फाइंड द डाइवर्जेंस थ्योरम वैल्यू फॉर द फंक्शन गिवन बाय। आपके पास अगर इस तरह का फंक्शन हो कि जिसमें 3 फंक्शंस इन्वॉल्व हों तो 3 फंक्शंस का जब ट्रिपल इंटीग्रल हम लेते हैं तो वो इक्वल टू 0 आता है, यानी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में 3 फंक्शंस का इंटीग्रल लेना पॉसिबल नहीं है। तो 3 फंक्शंस चाहे इसके अलावा कुछ और वैल्यूज़ हों, e पावर रेज़ टू 0 sin x y स्क्वायर, इनके अलावा बेशक कोई और वैल्यूज़ हो, लेकिन जब भी 3 फंक्शंस का इंटीग्रल लेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर तो वो आपके पास होल्ड नहीं करेगा, आंसर इक्वल टू 0 ही आएगा।
46 MCQs डाइवर्जेंस थ्योरम कंप्यूट्स टू जीरो फॉर अ सोलेनॉइडल फंक्शन। सोलेनॉइडल फंक्शन यानी सोलेनॉइड शेप के लिए, जो सोलेनॉइड शेप आपने देखा होगा ना, क्लोज्ड आपके पास एक सोलेनॉइड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में आपने सोलेनॉइड शेप्स स्टडी की होंगे। तो ऐसे शेप्स जिनके लिए जो उनका फंक्शन होता है वो सोलेनॉइडल फंक्शन, और ऐसे फंक्शन के लिए जब हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो वो इक्वल टू जीरो ही आता है। तो इसलिए ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज, हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को और क्या कह सकते हैं, कार्टेशियन सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, स्फेरिकल सिस्टम, स्पेस सिस्टम। तो जब मैंने राइट करवाया था, मैंने ये आपको आर्टिकल करवाया था, तब भी बताया था जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से इसका जो पूरा नाम है, फुल नेम है, वो है सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं या कह सकते हैं कि सर्कुलर सिस्टम इज़ द ऑल्सो नेम ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद ट्रांसफॉर्म द वेक्टर, वेक्टर गिवन है, लोकेटेड एट पॉइंट, पॉइंट आपको गिवन है, इनटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो ये कन्वर्ट करने का तरीका आप जानते हैं कि जो हमारे पास सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो या तो आर फाई जी की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ ये आर फाई जी, या फिर ये रो फाई और जी की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास जी है और जो रो है ये तो बेसिकली एक्सिस के तौर पर बिहेव करते हैं। यहाँ पे एंगल जो है वो सिर्फ फाई एंगल होता है। तो हमें इन तीनों वैल्यूज़ को निकालना है, यानी इन पॉइंट्स को हमने लोकेट करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की जब हम बात करते हैं। तो इनको फाइंड करने का तरीका, जब रो को हम फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मैंने राइट किया हुआ है। रो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर वो यहाँ पे एक्स और वाई की आप वैल्यूज़ पुट करके उनका स्क्वायर लेंगे। एक्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है जो कि -2 है, वाई की वैल्यू गिवन है जो कि 6 है, और जी की वैल्यू गिवन है जो कि 3 है। तो जब -2 और 6 का आप स्क्वायर लेके उसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 6.325 आएगा। उसके बाद जब आप 5 वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 5 इज एन एंगल, और हम एंगल जो है कोऑर्डिनेट्स में हमेशा टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स के फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। y की वैल्यू -6 पुट करेंगे और जो आपके पास x की वैल्यू है वो 2 पुट करेंगे। तो वो पुट करने के बाद जो है आपके पास रिजल्ट आएगा वो -71.57 आएगा। उसके बाद z फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है, z हमारे पास एक्सिस होता है और z की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है जो कि 3 है। तो जब आप ये भी वैल्यू जी की देख लेते हैं तो ये आपके पास 3 आती है। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास ऑप्शन ए के अंदर आप देखेंगे तो लाइक आ रही है। तो हम कह सकते हैं MCQ नंबर 48 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास सिलेंड्रिकल सिस्टम्स हैव द फॉलोइंग स्केलर वैल्यूज रिस्पेक्टिवली। इनमें से कौन सी वैल्यू जो सिलेंड्रिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। तो हम जानते हैं जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपके पास आर फाई जी या रो फाई जी होते हैं, जिसमें आपके पास एक ही एंगल होता है जो फाई की फॉर्म में या थीटा की फॉर्म में होता है, और बाकी दो आपके पास जो है वो एक्सिस होते हैं। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन ए है यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो आपके पास आर है वो इक्वल टू 1 होता है रेडियस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए, और जो जी प्लेन है वो भी इक्वल टू हम उसको लेते हैं 1 to इन्फिनिटी को वो अप्रोच करता है। तो इसलिए उसकी जो मिनिमम फैक्टर वैल्यू है वो हम 1 लेते हैं। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो 1 रो और 1 होगा। तो इसके लिए दोनों ही आप कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, रो फाई और जी ये भी लिख सकते हैं, और आर थीटा जी। तो यहाँ पे जी और आर, रो और जी आपके पास एक्सिस ही रहेंगे, एंगल एक ही इन्वॉल्व होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, फाई की फॉर्म में या थीटा की फॉर्म में। नेक्स्ट है अ चेंज लोकेटेड एट पॉइंट रो, जो आपके पास पॉइंट है वो 530 डिग्री 2 इज सेड टू बी इन विच कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपको ये पॉइंट देखने से ही, जो पॉइंट पी है आपको देखने से ही नजर आ रहा है कि इसमें एक एंगल इन्वॉल्व है 30 डिग्री का और बाकी दो एक्सिस हैं 5 और 2। तो ये आप इनको लिख सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्योंकि इसमें एक ही एंगल इन्वॉल्व है, जो कि जबकि स्फेरिकल सिस्टम में 2 एंगल होते हैं, और जो कार्टेशियन सिस्टम है वो वैसे ही एक्सिस होते हैं एक्स वाई जी। स्पेस सिस्टम भी ये नहीं है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं ये सिलेंड्रिकल सिस्टम है।
नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल सिस्टम इज इम्प्लॉयड इन वेवगाइड्स, ट्रू है या फॉल्स? यस इट इज़ ट्रू। वेवगाइड्स आपके पास ऐसे सिस्टम्स जिनमें कार्टेशियन सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, तो हम उन सिस्टम्स को फिर कन्वर्ट करते हैं सिलेंड्रिकल सिस्टम में, या ड्रॉ कर सकते हैं सिलेंड्रिकल सिस्टम्स के अंदर। द प्रेशर इनसाइड अ पिस्टन सिलेंडर इज अ वेरिएबल ऑफ जी प्लेन डिस्टेंस। इसका आंसर आएगा जी प्लेन डिस्टेंस, क्योंकि जो प्रेशर है वो अप और डाउन की फॉर्म में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो जो हमारे पास सिलेंड्रिकल सिस्टम होता है वो आप जानते हैं उसकी बाय डायग्राम के अलोंग जी एक्सिस आप इसको ड्रॉ करते हैं सिलेंडर को। तो जब आपके पास प्रेशर है वो अप डाउन इंक्रीज या डिक्रीज होगा इधर इस सिलेंडर में, तो उसमें जो वेरिएशन आएगी वो अलोंग जी एक्सिस ही आएगी। तो इस तरह से आप इसका राइट करेंगे। जो इसका करेक्ट आंसर है वो आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, जी प्लेन डिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट है चार्जेस फील्ड इनसाइड अ सिलेंड्रिकल विल पोजेस, सिलेंडर या सिलेंड्रिकल सिस्टम विल पोजेस फ्लक्स इन विच डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन है वो हमेशा लिटरली आउटवर्ड डायरेक्शन होती है सिस्टम के अंदर, जो सिलेंड्रिकल सिस्टम होता है उसमें, और जो उसके हमने फ्लक्स की रिप्रेजेंटेशन करनी होती है तो वो लिटरली आपके पास आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स डोमिनेट द सर्कुलर वेवगाइड्स, फाइंड द रीजन। क्या रीजन है जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं या रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स हैं वो डोमिनेट कर जाती हैं सर्कुलर वेवगाइड्स को, यानी सर्कुलर सिस्टम की वेवगाइड्स को रेक्टेंगुलर सिस्टम की वेवगाइड्स डोमिनेट कर जाती हैं, उनके ऊपर डोमिनेट का मतलब होता है ऊपर छा जाना। तो इसके क्या रीजन है? लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इजी टू डिजाइन, मोर वेव प्रोपगेशन, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसका आंसर है बी, इजी डिजाइन होता है। जो आपके पास रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स हैं उनका डिजाइन इजी होता है, तो इसलिए वो डोमिनेट कर जाती हैं सर्कुलर वेवगाइड्स को। नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसफॉर्म द स्फेरिकल सिस्टम। आपने स्फेरिकल सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है, कन्वर्ट करना है इनटू सिलेंड्रिकल फॉर्म। गिवन आपको क्या है? स्फेरिकल सिस्टम इस तरह से, और इसको कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल फॉर्म में इन पॉइंट्स के लिए 5 π/2 -2। आप जानते हैं जो स्फेरिकल सिस्टम है उसके कोऑर्डिनेट्स r, थीटा, फाई, और जो सिलेंड्रिकल सिस्टम है उसके कोऑर्डिनेट्स रो, फाई, जी। तो जब हम स्फेरिकल फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो जो मैंने आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की लास्ट इक्वेशन राइट की थी, आप उसको यूज़ करते हुए ये वाले टर्म राइट करेंगे जो कि आपको हिंट में गिवन है, एक्सप्लेनेशन में गिवन है, इक्वेशन b इज इक्वल टू। तो ये पुट करने के बाद आप r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस तरह से। यहाँ पे ये आपके पास √5² और √+-2², और इधर आपके पास आ जाएगा √29। r की वैल्यू आ जाएगी √29। उसके बाद थीटा, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/√29, एंड कोस थीटा की वैल्यू -2/√29। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आंसर ए ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, तो इसका आंसर फिर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है कन्वर्ट द गिवन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इनटू कॉरस्पॉन्डिंग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो इसका भी अगेन फार्मूला हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जा रहे हैं, यानी रो, फाई, जी चाहिए होगा हमें। तो उसके लिए भी जो एक्सप्लेनेशन आपको गिवन है वही फार्मूला है आपके पास, उसी फार्मूला को यूज करेंगे। रो इज इक्वल टू √(x² + y², और x और y की जगह पे वैल्यू, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 1, इनका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे √13 आ जाएगा, और √13 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.61। फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे टेंजेंट इनवर्स y/x के फार्मूला से, जो कि 56.31 आ रही है। जी निकालने की ज़रूरत नहीं है, जी हमारे पास एक्सिस है और उसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है =1, तो वो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में लाइक आ रहा है, यानी 3.61, 56.31 एंड जी इज इक्वल टू 1। इट्स मीन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस MCQs। 57 MCQ, कन्वर्ट द पॉइंट 3, 4, 5 फ्रॉम कार्टेशियन टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन से अब स्फेरिकल में जाना है, स्फेरिकल के कोऑर्डिनेट्स हमें पता होने चाहिए, r, थीटा, फाई होते हैं कोऑर्डिनेट्स। r फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे x² + y² + z², यानी जो हमें तीनों वैल्यूज गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में,
उनका हम स्क्वायर करने के बाद अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे, और अंडर रूट लेने के बाद आप देखेंगे कि वैल्यूज़ का अंडर रूट लेने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो अंडर रूट ऑफ 50 आएगा, और अंडर रूट ऑफ 50 इक्वल टू होता है 7.07। उसके बाद जब थीटा फाइंड आउट करेंगे, थीटा फाइंड आउट करने का फार्मूला कोज इनवर्स जी बाई आर, ये मैंने सारे फार्मूलाज ड्राइव करवाए हुए हैं आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी। तो थीटा इक्वल टू कोज इनवर्स जी बाई आर होता है। जी की वैल्यू पुट करेंगे, जी की वैल्यू क्या है हमारे पास इधर, जी की वैल्यू 5 है, तो 5 ओवर आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 7.07, पुट करेंगे तो एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। उसके बाद जब 5 फाइंड आउट करेंगे, 5 फाइंड आउट करने का फार्मूला टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स होता है, y और x की वैल्यू पुट करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो 53 डिग्री के इक्वल होगा। तो अगर हम देखें कि ये रिजल्ट कहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए के अंदर लाई कर रहा है। तो इस MCQs का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, 7.07, 45 डिग्री एंड 53 डिग्री। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ स्फेरिकल सिस्टम इन द फॉलोइंग इज, स्फेरिकल सिस्टम की इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है, चार्ज इन स्पेस, चार्ज इन बॉक्स, चार्ज इन डाइलेक्ट्रिक, अनचार्ज सिस्टम। तो इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो आपके पास जो चार्ज इन स्पेस है वो इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज पॉजिटिव क्यू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड्स इन ऑल 360 डिग्रीज। अगर हम किसी रीजन में किसी जगह पे स्पेस में एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रख देते हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हर तरफ को मूव करेंगी, यानी 360 डिग्रीज तमाम एंगल्स के ऊपर वो स्प्रेड होंगी। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास वो सिस्टम कहलाता है स्फेरिकल सिस्टम। तो फिर इसकी जो हमारे पास हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल सिस्टम की एप्लीकेशन कौन सी है, चार्ज इन स्पेस। जब चार्ज इन बॉक्स की बात करते हैं तो बॉक्स के अंदर तमाम जो आपके पास होती है चार्ज की रेज या उसका स्प्रेड होना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वो बॉक्स के तमाम साइड्स पर नहीं होंगे। इसी तरह से डायलैक्ट्रिक में भी उसको हिंड्रेंसेस होंगे, रुकावटें होंगी, और अनचार्ज सिस्टम में तो बिल्कुल ही उसका जो फॉर्मुलिज्म है वो अलग होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर इज ए। नेक्स्ट है आपके पास स्फेरिकल सिस्टम्स आर एम्प्लॉयड इन वेव गाइड्स। वेव गाइड्स के लिए हम स्फेरिकल सिस्टम को एम्प्लॉय कर सकते हैं, नो ये फॉल्स होगा, क्योंकि जो स्फेरिकल सिस्टम्स हैं इनमें एब्जॉर्प्शन क्रिएट होता है। हम वेव गाइड्स में स्फेरिकल सिस्टम यूज़ नहीं करते, हम कार्टेशियन सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, हम सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को एम्प्लॉय कर सकते हैं, लेकिन स्फेरिकल सिस्टम इसके अंदर यूज़ नहीं होते। तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। चूज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ वेव गाइड टू एग्जिस्ट। इनमें से कौन सी कंडीशन है जो वेव गाइड के लिए एग्जिस्ट ना भी करे तो कोई इशू नहीं है, जिसमें ऑप्शन ए है द डायमेंशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, ये होनी चाहिए, इसलिए ये नहीं हो सकता इसका ऑप्शन। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी शुड बी मिनिमम 6 गीगाहर्ट्ज, ये भी होनी चाहिए। ऑप्शन सी द शेप शुड बी स्फेरिकल, तो ये आपके पास हो सकता है इसका आंसर सी, क्योंकि हमें स्फेरिकल सिस्टम के अंदर जो वेव गाइड्स हैं हम उनको अप्लाई नहीं कर सकते, या वेव गाइड्स के लिए स्फेरिकल सिस्टम को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास जो कंडीशन है इसका फुलफिल होना ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन डी इज़ नो स्पेसिफिक कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर वेव गाइड डिज़ाइन, तो ये इनमें से ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फाइंड द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, पॉइंट गिवन है a इंटू 2 3 -1। अब 2 3 -1 अगेन इनका मतलब x y और z की वैल्यू। अब हम जो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे वो है r थीटा फाई, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स r थीटा फाई। r फाइंड आउट करने का फार्मूला अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र। उसके बाद जब वैल्यूज पुट करेंगे उनकी एक्स वाई जी की तो अंडर रूट ऑफ 14 आ जाएगा, और रिजल्ट आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद 3.74 आ जाएगा। उसके बाद जब थीटा फाइंड आउट करेंगे, थीटा का फार्मूला आप लगाएंगे कोज इनवर्स जी बाय आर, जी की वैल्यू यहाँ पे -1 गिवन है और आर की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है, फाइंड आउट कर ली है 3.74, पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो 105.5 डिग्री आएगा। उसके बाद फाई की वैल्यू की जब बात करते हैं, टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स का फार्मूला लगाएंगे। y की वैल्यू 3 गिवन है और x की वैल्यू 2 गिवन है इधर स्टेटमेंट में। पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 56.31 डिग्रीज। तो आप देखें आपको जो 4 ऑप्शंस गिवन है
उनमें जो ऑप्शन बी है वो रिजेंबल कर रहा है इसके साथ 3.74, 105.5 डिग्रीज एंड 56.31 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और जो गिवन पॉइंट है वो स्फेरिकल पॉइंट होगा। क्योंकि यहाँ पे 25 डिग्री भी एंगल है, 120 डिग्री भी एंगल है और दो एंगल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही इन्वॉल्व होते हैं। तो स्फेरिकल सिस्टम से आप सिलेंड्रिकल सिस्टम में जा रहे हैं, तो इसलिए आप फार्मूलाज और हिंट्स गिवन है, इनको यूज़ करते हुए आपने बतानी है कि कौन सी वैल्यू बनती है। तो जो मेरे पास पॉइंट्स आ रहे हैं वो पहला पॉइंट है -0.845, अगला पॉइंट 1.462 और उससे अगला पॉइंट 3.625। तो ये अगर इसको मैं ऑप्शंस में चेक करती हूँ इन वैल्यूज़ को, तो मेरे पास जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ स्फीयर कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द स्फीयर वॉल्यूम। यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि हम वॉल्यूम से स्फीयर का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास गिवन b इज इक्वल टू, आपको एक स्फेरिकल पॉइंट गिवन है b की फॉर्म में और उसकी वैल्यूज गिवन है। इसको आपने कन्वर्ट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई जी सिस्टम के अंदर जिसके पॉइंट्स एक्स वाई और जी आपको गिवन है। तो इसके अगेन हिंट्स भी गिवन है, फार्मूलाज गिवन है एक्सप्लेनेशन में, आर की वैल्यू, थीटा का फार्मूला, फाई की वैल्यू, आपने इनको यूज़ करना है और जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो -2i + j की फॉर्म में आएगा, जो कि ऑप्शन ए आपके पास फिर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द स्केलर फैक्टर या स्केल फैक्टर ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो जो मैंने आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की कंप्लीट डेरिवेशन करवाई थी उसमें मैंने स्केल फैक्टर्स यानी मैग्नीट्यूड वाले फैक्टर भी ड्रॉ करवाए थे, फाइंड आउट करवाए थे। तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। पूरी जो मैथमेटिकल आपके पास रिजल्ट्स हैं, डेरिवेशंस हैं, उनमें जो स्केल फैक्टर्स हैं, स्केलर फैक्टर हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के, उनकी वैल्यूज होती हैं इक्वल टू 1r और r साइन ऑफ थीटा के, 1r और r साइन ऑफ थीटा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म द वेक्टर एट पॉइंट इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अगेन ये भी आपको वेक्टर गिवन है और उसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपने कन्वर्ट करना है, वही फार्मूलाज यूज़ होंगे। तो इसको इस रिजल्ट को देखते हुए जिसमें आपके पास r की वैल्यू है 3.74, थीटा की वैल्यू है 36.7 डिग्री, फाई की वैल्यू 63.4 डिग्री, इसको यूज़ करते हुए आपने रिजल्ट बताना है आपके पास क्या आता है। तो जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है मेरे पास ये मैच कर रहा है ऑप्शन बी के साथ। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे -3.19 और 2.393J और -4.472 K आपके पास जो है वो इसका राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन और हिंट्स सब गिवन है। उसके बाद एक और मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, जब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेल ऑपरेटर करवाया था तो मैं साथ में आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ और प्रूफ्स दिए थे सॉल्व करने के लिए, तो उनको यूज़ करते हुए आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आर की वैल्यू पुट करेंगे, आर इज़ अ वेक्टर विच इज़ इक्वल टू xi + yj + gk, और डेल ऑपरेटर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि आपके पास होती है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स है प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो आपने बताना है आंसर क्या आता है। तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो ए आंसर आ रहा है यानी 0। सिमिलरली 68 MCQ, इसमें भी आपने डॉट प्रोडक्ट लेनी है डेल ऑपरेटर की, साथ में आर वेक्टर ओवर आर क्यूब दिया हुआ है। इसको भी सॉल्व करने से आपके पास रिजल्ट आएगा। तो जो मेरे पास रिजल्ट आता है सॉल्व करने से वो बी आ रहा है यानी कि अगेन 0। सिमिलरली 69 MCQ, एक्सियल वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, जो एक्सियल वेक्टर होते हैं उनको और क्या कहते हैं, रियल वेक्टर या लीनियर वेक्टर या नॉन लीनियर वेक्टर या ऑल, या इनमें से ये सारे इसके नाम हो सकते हैं। तो जो लीनियर वेक्टर्स या रियल वेक्टर्स हैं वो सेम वेक्टर्स हैं, लेकिन जो एक्सियल वेक्टर्स हैं वो नॉन लीनियर वेक्टर्स होते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस MCQs। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स ऑफ 90 डिग्री यूनिट एंड द फंक्शंस डिस्क्राइब्ड बाय L इज इक्वल टू cos ऑफ y एंड M इज इक्वल टू साइन ऑफ x। ये अगेन ग्रीन्स थ्योरम से रेलिवेंट है। ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे जिसमें M की वैल्यू साइन x पुट करेंगे और L की वैल्यू cos ऑफ y, यानी N की जगह पे आप cos ऑफ y पुट कर सकते हैं। तो आपने उसको डेरिवेट करना है। तो आप देखेंगे आपके पास जो
वैल्यू है क्या आ रही है, एरिया उसका राइट एंगल ट्रायंगल का क्या आ रहा है, तो जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है इसका वो है 180, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस MCQs। ओके स्टूडेंट्स, ये था हाफ सिलेबस MMP का, मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स का। इसके मैंने MCQs आपके साथ शेयर कर लिए हैं। उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग हाफ सिलेबस है उसके इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर का वेट करेंगे। इसमें कोई आपको मसला मसाइल हो आप मेरे से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा। ये कंप्लीट आपके लिए बहुत जो है वो यूज़फुल होगी एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।